ना, तो धीरे धीरे इसी को बढ़ाना है। देखिए बेटा, पहला होपफुली ये लिखा होगा mvr is equal to nh times 2 pi, सॉरी दिस वन, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार r निकालने को या व्हाटएवर। सेकंड हमने होपफुली यहाँ से लिखा होगा एनर्जी का फॉर्मूला, यूजुअली हम एनर्जी का लिखते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज माइनस k, और k की वैल्यू भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, शायद ये लिखा हो। डन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जूल पर एटम में इसकी वैल्यू है, जूल पर एटम। थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी या डेल्टा ई, पहले डेल्टा ई लिख देते हैं, माइनस 2.18 की जगह खाली 2.18 है, माइनस नहीं है, और ब्रैकेट के अंदर 1/n इनिशियल स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर। डन, ठीक है। फोर्थ, ई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जब डेल्टा ई में जो NS है वो इनफाइनाइट होगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा z स्क्वायर अपॉन n इनिशियल स्क्वायर, और ऑब्वियसली यूनिट वही चले आ रही है, जूल पर एटम, जूल पर एटम। डन, यहां तक हो गए चार। नेक्स्ट बेटा, होपफुली आपको बताया होगा कि इस फॉर्मूले में जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी चेंज पूछे। बेटा एनर्जी की जगह क्या पूछ सकता है, 1/वेवलेंथ, और 1/वेवलेंथ जब करेंगे तो इस डेल्टा ई की जगह hc/लैम्डा आएगा, वो h और c नीचे जाके डिवाइड हुआ होगा, और h और c भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को आपसे कहा होगा डिवाइड करके देखिए, 1.09677 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ 10 की पावर में 7 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, डिपेंडिंग आप यूनिट क्या लिख रहे हैं। हम 7 लिखेंगे क्योंकि हम यूनिट मीटर इनवर्स लिखते हैं, और आगे वही है z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये हो गया मीटर इनवर्स, और 5 लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो बेटा इन 5 फॉर्मूले में कोई दिक्कत, पहले ये 5 क्लियर है। चलिए मैं यहां से चेंज करूंगा, 6 फॉर्मूला आपने होपफुली जो लिखा होगा वो होगा, इसकी जगह खाली फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी होती तो कितना आया था, 3.29 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है, z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर टाइम इनवर्स सेकंड। बोलो ये आ गया। डन, क्लियर। नेक्स्ट, यहां से एक ऑब्जर्वेशन आता है, वो किस किस के समझ में आया है, वैसे बता तो दिया ही होगा, E3 माइनस E2 और E2 माइनस E1। व्हाट इज दिस E3 माइनस E2, E2 माइनस E1? गैप इन एनर्जीज, ठीक है। फर्स्ट शेल की एक एनर्जी, एक सेकंड की एनर्जी, इन दोनों का गैप देखिए, सेकंड की और थर्ड का गैप देखिए, ये गैप आगे जाने समय बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सॉल्व करके देखिए तो आपको दिखेगा एनर्जी का गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इज इट क्लियर? एनर्जीज का गैप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम। जिसे नहीं समझ में आया वो यहाँ से चेक करेगा डेल्टा ई फॉर्मूले से निकाल के, या फिर एनर्जीज का गैप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ये आपको साफ दिखना चाहिए n डिनोमिनेटर में जा रहा है और n का स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो n का स्क्वायर करते ये नंबर छोटा होता जाएगा, और इसीलिए ये वाला जो गैप है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम। ठीक है, बोलो क्लियर है? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको एक बार फिर बताता हूँ, देखो कैसे। E इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी है, माइनस k z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। मैंने k की वैल्यू नहीं लिखी अभी, k को k पढ़ रहे हैं, ठीक है। सपोज हाइड्रोजन का केस है तो z तो 1 हो गया, ठीक है। तो पहली शेल की एनर्जी कितनी आ रही है, जरा सही से बताओ। पहली शेल की एनर्जी आ रही है माइनस k, n1 रखेंगे। दूसरी शेल की एनर्जी, जल्दी बोलो, दूसरी शेल की एनर्जी माइनस k/4। तीसरी शेल की एनर्जी माइनस k/9। जरा इन दोनों का गैप निकाल बेटा, और इन दोनों का गैप निकाल जल्दी से। जब आप इनका गैप निकालोगे तो 4 एलसीएम आ गया, यहाँ 4 और ये 1, तो ये बचेगा क्या, 3/4 के। 3/4 इज 0.75। अच्छा, इसमें से इसे करें जरा, 36 एलसीएम आएगा, और ये 9 टाइम्स होगा, और ये 5 टाइम्स 4, दैट इज 4 9 टाइम 9 4 टाइम्स
डिफरेंस आ गया 5/36, ये है 5/36 के और ये है 3/4 के। 3/4 कितना होता है 0.75, 5/36 कितना होता है 5/36 कितना है, पॉइंट लगाऊंगा 50 होगा, 0.1 आएगा। दैट मीन्स ये 0.75 के है, वो खाली 0.1 के, यानी बहुत कम हो गया, नहीं हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे आगे जाते हैं तो एनर्जीज का डिफरेंस क्या होता जाता है, कम। बोलो क्लियर है, कोई डाउट अब आया समझ में ये वाला फॉर्मूला कि E3 माइनस E2 और E2 माइनस, बोलो ये क्लियर है सब बच्चों को। तो कहना ये चाहते हैं या n डिनोमिनेटर में है, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे शेल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा। शेल्स के बीच की डिस्टेंस नहीं कह रहा हूं, एनर्जी गैप, जो एनर्जी होती है वो पास में आने लगेगी। बेटा वॉट एवर द नंबर 5 6, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला बोर्स का, ये हमने नहीं लिखा था तो ये अब आपको लिखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसी को याद है फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे थोड़ा सा, ठीक है, ये सही कह रहे हैं, 0.529 भी होता है, 52.9 भी होता है यूनिट्स के हिसाब से, लेकिन इसमें न्यूमरेटर में है n, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ z है स्क्वायर, न्यूमरेटर में है n, डिनोमिनेटर। और अगर आपने 0.529 लिया है तो ये आप यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग लिखेंगे, और अगर आपने 52.9 लिया है तो आप पिकोमीटर लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है, सेकंड शेल या थर्ड शेल माइनस सेकंड शेल की डिस्टेंस, फिर सेकंड शेल माइनस फर्स्ट शेल की डिस्टेंस, डिस्टेंस नीचे जाते समय या आर बढ़ते समय बढ़ रही है कम हो रही है, दो पड़ोसी शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस का गैप है, दूरियां, वो बढ़ रही है या कम हो रही है? नहीं आया समझ में? चलो बढ़ रही है। एक सिंपल तरीका देखने का क्या है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, Z1 मान लो हाइड्रोजन का केस, इसे कांस्टेंट K मान लीजिए, तो पहले का आंसर ये 1 ही है, K आ गया, ये K था, ये 1, ये 1। दूसरे का आंसर ये, बहुत बढ़िया। तीसरे का आंसर आ रहा है समझ में क्या? सेकेंड शेल में n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट K है। थर्ड शेल में 3 रखोगे 9 हो जाएगा, ये है। तो ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा पॉइंट क्या नोट करना है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं, दो शेल के बीच की जो दूरी है, दूरी वो बढ़ जाती है, दूरी बढ़ रही है। ये देखिए यहाँ ये अभी हमने लिखा था, ये 3K, ये 5K, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से वो दोनों की एनर्जी का गैप कम हो जाता है। एनर्जी गैप कहने का मतलब, यहाँ फर्स्ट शेल की एनर्जी है, सेकंड की एनर्जी है, थर्ड की एनर्जी है। अभी मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, यहाँ 100 है, ये 150 है, सपोज माइनस में चलेगा, और ये फिर माइनस 160 हो गया या 170 हो गया, तो ये जो एनर्जी गैप है ये 50 का था, ये एनर्जी गैप 30 या 20 जो भी है वो रह गया। यानी ये जो गैप है, एनर्जी का गैप, वो आगे जाते जाते कम होता जाए, बट जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, यहाँ की डिस्टेंस का गैप, यहाँ की डिस्टेंस का गैप बढ़ता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो एनर्जी का गैप कम होता जाएगा, डिस्टेंस का गैप बढ़ता है। लिख लिया आपने? लिख लिया है। आर का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, आर का फॉर्मूला और एनर्जी और डिस्टेंस का फॉर्मूला, बोलो बेटा, बोलो बोलो। हमने ये कहा है कि न्यूक्लियस से दूर जाए यानी शेल बढ़ती जाए, तो शेल बढ़ने से दो लगातार शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस गैप, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंसेक्यूटिव शेल्स इंक्रीजेस। दो पड़ोसी शेल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, बट द एनर्जी ऑफ टू सक्सेसिव शेल गोज ऑन डिक्रीजिंग। एनर्जी कम होती जाती है लेकिन डिस्टेंस डन। और एक सिंपल तरीका, इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल तरीका है, रेडियस के फॉर्मूले में n स्क्वायर न्यूमरेटर है, एनर्जी के फॉर्मूले में n स्क्वायर डिनोमिनेटर है,
और जब ये स्क्वायर होता जाता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो दैट मीन जब ये न्यूमरेटर में तो वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी, जब डिनोमिनेटर में तो कम होती जाएगी। देयरफॉर दिस हैपेंस। बोलो भैया, रेडियस भी क्लियर है? डन। एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू किसी को याद है? वेलोसिटी ऑफ एनएफ शेल, वेलोसिटी याद है किसी बच्चे को? नहीं याद है, अभी डिराइव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज mvr n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। हमें v निकालना है। वेलोसिटी देख लो, अगर कभी भूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए कि आपको एग्जाम में अगर टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं चीजें। तो यहाँ से mvr में v निकालना है, तो m नीचे आ गया और r नीचे आ गया। अच्छा, r की जगह क्या लिखते हैं, है ना 0.529, लेकिन ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है, तो मैंने अभी 52.9 लिखा है इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और 52.9 होता है पिकोमीटर में, उसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा भैया? क्योंकि ये सारी चीजें तो एमकेएस में रखनी है ना, तो ये ऐसे चेंज करके इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। एक एन से एन कट जाएगा, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा उसमें z बाई एन आएगा, यहाँ z बाई एन आएगा, बाकी सब कांस्टेंट नंबर्स हैं वो कट जाएंगे। एक बार आप सॉल्व करके देखिए, व्हाटएवर जो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, इट इज समथिंग 3.3 और 3.29 जैसे पिछली बार आया ना, 3.3 इंटू 10 की पावर 15 मुझे याद है। लेकिन एक बारी आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करो। h अपॉन 2 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को मालूम है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। मैं वैल्यूज बता देता हूँ, h की जगह 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, z को छोड़ दो, और नीचे 2 पाई की जगह 3.14। हमारे पास कैलकुलेटर है भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और इंटू 52.9, ठीक है, और इंटू 10 की पावर माइनस 12, और यहाँ z बाई एन ऐसा। प्लीज सॉल्व इट। मुझे 3.3 कुछ याद आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। इंटू 10 की पावर 15 याद आ रहा है। कितना आया? हाँ बेटा, डन। कितना आया बेटा? अरे यार, 10 की पावर 15 है ना। अब ये भी जरा देख लेते, ये 3.3 है या व्हाटएवर द वैल्यूज, मुझे ध्यान नहीं है। 2.19 इज करेक्ट, यस, सही कह रहे हो आप। 2.19 इज करेक्ट, 3.3 नहीं, यस करेक्ट। ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, एक दूर है, विच विल ट्रेवल फास्टर, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो पास है या दूर है। इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में n कहाँ है? डिनोमिनेटर में। जितना n बढ़ेगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितना n कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा। पास वाला तेज चलेगा, दूर वाला धीरे। और शायद आपने ग्रेविटेशनल में पढ़ भी लिया होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करना होता है, और इसीलिए ये तेजी से चलता है, वो देर से चलता है। मिटा दूं? बोलो, क्लियर है ये सारे फॉर्मूले? ये हो गए बोर के 7-8 फॉर्मूले जो भी हुए हैं, ठीक है। अब पॉइंट आया, बोर भाई साहब फेल होने पे आ गए, अब बोर को भी फेल करना है, तो हेडिंग हो गई फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। चलो भैया बताना शुरू करो, क्या क्या लग रहा है, काय फेल हो गए होंगे बोर भैया? हाँ भाई, बोर भैया को क्यों करा दिया गया?
बोले इनके नाम में बोर लगाया हुआ तो मजा आ ही नहीं रहा, फेल करो इसे। काय फेल हो गए बोर? पहला पॉइंट, बोर के फेल होने का रीजन क्या था कि बोर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम कर रहे थे हमेशा, हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन। तो भैया एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लिए भी तो कोई काम करेगा, तो इसलिए बोर वहां फेल हुए फॉर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक आंसर तो ये लिखेंगे, बोर या बोर्स फॉर्मूला, बोर्स थ्योरी वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। तो ये हाइड्रोजन लाइक या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम कर रहे थे, बाकी पे इन्होंने नहीं किया। इट इज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। सेकेंड, दूसरा पॉइंट, भैया बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिटल में, ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये अभी अप्रूव करेंगे। एक प्रिंसिपल आया जिसका नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसने कहा भैया आप पाथ बता ही नहीं सकते, जब आप किसी का पाथ क्यों नहीं बता सकते तो आपने इतना प्रिसाइजली सर्कुलर कैसे बता दिया? ठीक है। अच्छा, जब आप सर्किल की बात कर रहे हो तो बोर के हिसाब से एटम डिस्क लाइक है, 2 डायमेंशन, जबकि एटम 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, लिखते हैं दूसरा पॉइंट। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एटम इज 2 डायमेंशन। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी atom is 2D disk like, but practically it is 3D। बोर में 2D था बेटा, बट प्रैक्टिकली इट इज 3D। तो बोर फेल हो गया। और अगला पॉइंट लिख लिया आपने, इट इज नॉट इन accordance with Heisenberg's uncertainty principle। It is not in accordance with Heisenberg's uncertainty principle। वो अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोर ने उसको नहीं देखा या उसको कंसीडर नहीं किया। इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग HEISENBERG, समवॉट ऐसी स्पेलिंग होगी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक और पॉइंट था जो स्कूल के टीचर्स बहुत पूछते हैं बेटा, शायद अब तक पूछ भी लिया हो आपसे, व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। ये दो इफेक्ट बहुत पूछते हैं। जीमैन, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड याद रख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, किसी बच्चे को याद आया इतना लिखने के बाद? व्हाट इज जीमैन इफेक्ट बेटा, इसका मतलब था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़े थे ना, तो आपने ये पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये नीचे आ गया, तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन आई। ये तो एक ही लाइन होनी चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में इस स्पेक्ट्रल लाइन को ले जाए तो इसको कई लाइंस में ये बट जाती है। तो एक लाइंस के अंदर ही बहुत सारी लाइंस दिखने लगती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाए तो भी ये लाइंस बट जाती है। तो ये बात बोर से एक्सप्लेन नहीं करता, यानी बोर स्टार्क या जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए पॉइंट करके, बोर डू नॉट एक्सप्लेन, बोर डू नॉट एक्सप्लेन जीमैन effect, Zeeman and Stark effect। Both do not explain Zeeman and Stark effect। That is, बेटा पूरा लिखिए, that is splitting of spectral lines, splitting of spectral lines in magnetic, sorry पहले Zeeman लिखा था ना, splitting of spectral lines in magnetic and electric field, splitting of spectral lines in magnetic and electric field, ठीक है। नेक्स्ट बिठा दो इसे। तो ऐसे ही बोर्स की और भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेन 3-4 प्रॉब्लम यही थी। हाइजेनबर्ग में बता देना, एटम को 2 डायमेंशन दिखा देना, ठीक है, जीमैन स्टार्क इफेक्ट नहीं बताना, वन इलेक्ट्रॉन पे काम करना, ये फेल। अब इसके बाद नई चीज क्या आ रही, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने कुछ चीजें बोर जैसी एक्सप्लेन की कि जो बोर कह रहा है वही है।
बट यहीं से बोर की कब्र खुदना शुरू हुई थी मेरी। मतलब डी ब्रोगली ने पहली बार एक उल्टा कंसेप्ट किया। अभी तक क्या कंसेप्ट था कि ये जो वेव है ये किससे मिलके बनी है, पार्टिकल। यानी वेव्स के अंदर पार्टिकल हो सकते हैं, यही तो था। ठीक, इसका उल्टा सोचो, पार्टिकल के अंदर भी क्या हो सकती है, और उस वेव का नाम रखा गया मैटर वेव। अगर ये बात 100% बढ़ के या नैनो टेक्नोलॉजी से सत्य हो जाए तो वो बात हो सकती है कि हम भी कहीं भी यहाँ बैठे बैठे कहीं और जाना चाहें तो वेव में या सिग्नल में ट्रांसमिट होए तो वही जाके अवतार ले लें अपना। ठीक है, बेसिकली ये वही पॉइंट है। ठीक है, तो मैटर वेव क्या है? मैटर वेव क्या है? कोई मैटर है, ठीक है, बॉल, बैट, क्रिकेट बैट, कोई भी, उसके अंदर भी वेव है। जब वो चलेगा तो वो काय में चेंज हो जाएगा, वेव में। और वेव क्या होती है, एक से ज्यादा जगह में। वेव से ही तो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये टेलीफोन, मोबाइल, सारे कहाँ से काम कर रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू काम कर रहे हैं, यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अगर तुम भी वेव में चेंज हो सके, यानी मैटर वेव में चेंज हो गए, तो कहीं भी जाके अवतार ले सकते हो। मतलब तुम्हारी वेव बनाई जाएगी, वेव जहां पहुंचानी वहां पहुंचाई जाएगी, फिर उसे काय में चेंज कर दिया जाएगा, मैटर। ठीक है, सच वेव्स आर मैटर वेव। लेकिन आपको इतनी कहानी से समझ में आ गया होगा, ये जो भी कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल यानी बहुत माइन्यूट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक तो सही है। इसके ऊपर के लिए ये कहानी ज्यादा वैलिड है। तो अगली हेडिंग है हमारी डी ब्रोगली की, और उस हेडिंग का नाम है डुअल नेचुरे ऑफ मैटर। बेटा मैटर का क्या डुअल नेचर है? डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है कि मैटर जो है, अभी तक क्या कहा था, एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस, यानी मैटर को पार्टिकल वर्ड कहा गया। और ये क्या कह रहा है कि इस पार्टिकल के अंदर भी क्या मौजूद है, वेव। एवरी मैटर हैज वेव एसोसिएटेड विद इट। हर मैटर के पास क्या होती है, वेव, और उस वेव को क्या कह देते हैं, मैटर वेव। ठीक है, तो दो तरह की वेव हो गई। एक जो आज से पहले पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैटर वेव, क्या अंतर है दोनों में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी जा सकती है, इट कांट ट्रेवल विद वैक्यूम। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर, एसोसिएटेड विद मैटर, अगर कोई मैटर आएगा उसी के साथ रहेगी। इट इज नेवर एसोसिएटेड विद मैटर। इट नेवर लीव्स ओरिजिन, मतलब इट लीव्स ओरिजिन। जैसे सन से सनलाइट यहाँ तक आ रही है, तो सन से वेव्स तो आ गई यहाँ तक, सन तो चल के नहीं आया यहाँ पे ना, तो सन तो वही का वही है, खाली वेव यहाँ आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जबकि इसमें क्या है, जो पार्टिकल है उसी से वेव हमेशा एसोसिएट रहेगी। अब इनके दिमाग में ये फितूर आया कहाँ से, उसे समझो। गरीबी का आलम होता है, सस्ती चीजें खरीदने का नशा होता है, उससे होता है। इन्होंने क्या किया, लेट सपोज, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, आप कोई मैच देख रहे हैं, कोई फोटो खींच रहे हैं आप, ठीक है, किसकी फोटो खींच रहे हो, मूविंग ऑब्जेक्ट की। समझ में आ रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो। लाइक सपोज लॉन टेनिस का मैच देख रहे हो, क्रिकेट का मैच देख रहे हो, और बैट्समैन शॉट मार रहा है, और उस समय आपने फोटो खींच ली, जिस समय मूवमेंट हो रहा था। इमेज ब्लर आएगी या एकदम शार्प आएगी? जितना घटिया कैमरा होगा उतनी ज्यादा ब्लर आएगी, जितना सस्ता वाला कैमरा होगा, है नी? और ये भी जिस पे काम कर रहे होंगे, डी ब्रोगली नाम से लग रहा है गरीब आदमी, फिलहाल इसकी इमेज कुछ ज्यादा ही ब्लर आ गई होगी, यहाँ से यहाँ तक इमेज दिखने लगी होगी ब्लर में। उनने कहा देखो जिस सेकंड मैंने फोटो खींची उस सेकंड ये यहाँ से यहाँ तक था, और एक से ज्यादा पोजीशन किसकी होती है, वेव की। उनने हो गई वेव, बोले यहाँ वेव है, यानी इस मैटर में क्या एसोसिएट है, वेव है। अरे ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कहते हैं कि बेचारा गरीब था, उस गरीबी में उसने कैमरा और ज्यादा गरीबों वाला ले रखा था, कोई माइक्रोमैक्स टाइप का होगा, ठीक है, या और कोई होगा, है सस्ते वाला कोई होगा, सैमसंग जैसा, ठीक है। जितने सैमसंग वाले घर है, सैमसंग गरीबों का नहीं है, सैमसंग तो सही वालों का, यार कैसी बातें करते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एप्पल वालों का होगा,
ठीक है। फिलहाल ये जो पिक्चर ब्लर आई उससे ये लग रहा था एक से ज्यादा पोजीशन पे ये है, और एक से ज्यादा पोजीशन किसकी होती है, वेव की होती है। तो डी ब्रॉगली ने एक डुअल नेचर दे दिया कि मैटर का डुअल कॉन्सेप्ट है कि जितनी छोटी चीजें हैं उसमें दोनों चीजें होती हैं। कौन सी दोनों चीजें? पार्टिकल नेचर भी होता है और उसमें, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके मोमेंटम के। भैया वेवलेंथ कब दिखती है? जब ये मैटर चल रहा हो। जब चलेगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा मोमेंटम होगा, और जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम आएगी, मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन है? जो भैया चला आ रहा है, पता नहीं कहां से पैदा हुआ ये h है। कौन सा कांस्टेंट है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इनका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर है? किसी केमिस्ट्री टीचर की हिलानी हो मेरे अलावा, ठीक है, तो उससे आप धीरे से पूछ ले, सर ये प्लैंक कांस्टेंट आया कैसे? अपने स्कूल के टीचर हो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं तो जवाब दूंगा ही, ठीक है। तो आप उससे धीरे से पूछिए, सर ये आया कैसे? 6.626 into 10 की पावर -34, इट इज वेरी वेरी लेस। -34 मतलब 10 की पावर 23 जो प्लस में एवोगैड्रो नंबर में है उसको कहते हैं ह्यूज है, बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। तो प्लस में 23, ये माइनस में 23 के भी आगे निकल चुका है 34, ये निकाला कैसे था? और फिर जब ये माइनस में 34 है तो ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? मतलब हमें पेन देने की जरूरत? अबे राउंड ऑफ करके 7 ही ले ले भाई। मतलब हमारे दिमाग का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? 6.626, कम से कम 6.6 ही रहने दो, इतना तो कर लो। मतलब इतना ज्यादा एक्यूरेट कराने से होगा यानी, मुझसे मत पूछना लेकिन आया कहाँ से, मारू लपड़ भी, ठीक है। और स्कूल के टीचर का या किसी का मतलब 90% का एक कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, मुझसे कोई बच्चा आके पूछ ले, तो अरे ये नहीं पता तुम्हें? अच्छा, एक्चुअली ना अभी तुम्हें दो चार आगे के वर्ड बोल देंगे, ठीक है। बर्नौली थ्योरम भी नहीं आती होगी, तुमने नाम सुना है स्टोक्स लॉ, तुमने नाम सुना है ये लॉ वो लॉ, तुम कहोगे नहीं। और कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद अभी आएगा ही, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको समझ में आना माना घंटा नहीं, ठीक है। उनको भी नहीं आ रहा, ठीक है। कॉमन सेंस है यार, पूरा सब्जेक्ट थोड़ी रट के बैठा। हाँ कोई बच्चा बहुत पीछे ही पड़ गया कि हाँ सर बताओ कैसे आया, तो हो सकता है वो कहते कल देख के बताऊंगा, नेट पे डाले, गूगल बाबा से पूछ के बता दे, बात अलग। अन्यथा डायरेक्ट कोई टीचर इस पे रिसर्च नहीं कर, जरूरत ही नहीं कभी पड़ी। 6.6 की, ठीक है। वो कभी कभार जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमें मन हुआ कि आज नहीं पढ़ना, है ना। और कई बार पता होता है टीचर का नेचर कैसा है, तो डाइवर्ट कर देते कुछ बच्चे, बड़े आराम से हल्की सी फुलझड़ी छोड़ देते थे। सर ये जो 6.626 है, अगर 6.76 सही रहेगा गलत, टीचर बस उसी में घूम गया, पूरा पीरियड लेक्चर शुरू, ठीक है। फिलहाल ये क्लियर है। अब यहां से देखो भैया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू बी आ गया, ठीक है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बेटा अगर आप m की वैल्यू रखोगे और v की वैल्यू रखोगे तो वेवलेंथ निकल के आ जाएगी। ये देखा गया है कि जब भी आप कोई भी डेली लाइफ का ऑब्जेक्ट रखोगे, कोई भी चीज, तो ये जो वेवलेंथ निकल के आएगी ये इतनी छोटी आएगी कि आप किसी भी एपरेटस से मेजर नहीं कर पाओगे। सपोज आपने क्रिकेट बॉल ले ली, क्रिकेट बॉल, पहले तो ऊपर ये लिख लें। अब बेटा क्रिकेट बॉल का कुछ ना कुछ तो मास होगा, लेट सपोज वो 100 ग्राम की है, तो यहाँ 100 ग्राम मत रखना, 0.1 रखना। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ भी एमकेएस वाला ही रहेगा, केजी। और वो क्रिकेट बॉल चल रही है लेट सपोज 100 की स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये नहीं है किलोग्राम रखा तो ज्यादा एक्साइटेड हो बोले तो यहाँ पे किलोमीटर रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ही रखना। अब इसे सॉल्व किया, सॉल्व कर ही लो, एक अंदाजन कितना आ रहा है? वेरी गुड, ये 10 बचा और 10 ऊपर आके माइनस का हो गया, तो माइनस का होगा 35 हो गया, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा माइनस का निकल नहीं पाता, तो ये वेवलेंथ हम कभी निकाल नहीं पाते जिसको 10 की पावर -35। ठीक, अब रखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है? 9.1 इंटू 10 की पावर -30। दिख रहा है? शेर आ गया, समझ में आ रहा है? अब लड़ाई कायदे की होगी। अब ये किसी वेलोसिटी से चले, कोई भी वेलोसिटी से चले, चाहे 10 मीटर पर सेकंड से ही चले, फिलहाल ये आंसर इतना आएगा
जो वेवलेंथ प्रॉपर किसी भी एपरेटस से हम नाप सकते हैं। और जब ये वेवलेंथ नाप लेंगे तो वेव नेचर भी आ जाएगा। तो डी ब्रोगली भाई साहब ने जो अपना ये किया है एक्सपेरिमेंट या पार्टिकल वेव बताई है, इट इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन विद डेली लाइफ, ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया, हेडिंग हो गई डी ब्रोगली। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हम इधर लिखेंगे सब एटॉमिक के लिए, हम लिखेंगे ही नहीं नॉर्मल के लिए। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स like electron, proton, etc. have cruel nature, CRUEL होता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल like electron, proton, neutron have cruel nature। ठीक है, कॉमन सेंस है, यार डुअल आना है, DUAL आना, क्रूअल मत लिख देना। ठीक है, कईयों ने लिख भी लिया होगा क्रूअल नेचर। ठीक है, have dual nature, that is particle as well as gaseous। कोई हीरो गैसियस लिख मत लीजिए यार, वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव, काट के गैसियस कर देगा। ठीक है, इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक, फॉर्मूला लिखो, wavelength of such matter wave will be lambda equals to h upon p। wavelength of such matter wave is inversely proportional to their momentum। इसकी wavelength momentum के inversely proportional होगी। wavelength is inversely proportional to momentum। done, so lambda equal to this, lambda equal to h upon m। done, बेटा इसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आपसे। इसके न्यूमेरिकल में जो यूजुअली टीचर्स गलती करवाते हैं, वो उनका एक ही तरीका गलती कराने का, या तो वो मास दे देंगे ग्राम में, वो बच्चा ग्राम में लगा देता है, इसलिए गलती हो जाती है। एम के सिस्टम यूज करना होता है, या वेलोसिटी दे देते सेंटीमीटर में या किलोमीटर पर सेकंड में, भैया मीटर पर सेकंड में लगाना। कई बार उल्टा होता है, वेलोसिटी पूछ लेते हैं, वेवलेंथ दे देते हैं, वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग या पिकोमीटर में देते हैं, तो उसे सही से मीटर में रखना तब। मतलब इसमें मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो यूनिट्स के खेल में गलती करते हैं। कई बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, बच्चा वही 28 लगा देता है, केजी में चेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख ही लोगे, डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या अंतर, लिख लोगे ना, बोलो। मैटर वेव का क्या मतलब है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर फेंक के मारेंगे इसको, ठीक है, तो जब तक ये वहां तक जाएगा तब तक इसके साथ एक वेव भी जाएगी, और जैसे ये रुकेगा वो वेव वापस मैटर बन जाएगी। ये है मैटर वेव का कंसेप्ट, कि वो अपने ओरिजिन को कभी छोड़ती नहीं, मैटर के साथ साथ रहती है, और मैटर जैसे वेव, वो जो वेव है वापस स्टेबल होगा, रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी, वेवलेंथ भी जीरो हो जाएगी, तो वो मैटर वेव इसी के साथ रहेगी। इज इट क्लियर? और पार्टिकल वेव क्या है, जैसे सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जो हम बोल रहे हैं साउंड वेव्स में, हम तो यही खड़े हैं, खाली आवाज ही वहां तक जा रही है ना, तो उसने हमें छोड़ दी। या सन से हीट आई, सन वही रुका हुआ है, हीट यहाँ आ रही, तो ओरिजिन छोड़ देगा। मैटर वेव हमेशा जहां मैटर जा सकता है वहीं आएगी, यानी वैक्यूम में नहीं आएगी। मैटर वेव स्पीड ऑफ लाइट से कम से चलेगी, तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, इसका मास ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट से कम से, तो ऐसे डिफरेंस करके लिखो। डन। इनने डी ब्रोगली को कहां सपोर्ट किया, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बेटा ये है डी ब्रोगली का गोला, ठीक है, उसने कहा था ये कहलाता है वेव इन फेज। व्हाट इज इन फेज? बेटा इन फेज का मतलब होता है ये वेव यहां से शुरू हुई, चलते 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 फिर वापस यहीं आके मीट हो गई, फिर यहीं से अगली वेव, यानी हमेशा एक ही पाथ में आ रहा है। व्हाट इज आउट ऑफ फेज? आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है, वेव यहां से चली, ये फिर ये कट गई, दिस इज आउट ऑफ फेज। तो ये मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में लगातार घूमते रहते हैं, तो उनकी वेव्स क्या रहती हैं, इन फेज में रहती है। ठीक, जरा यहां से चेक करिए कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल की, देखो जरा, क्या आपको ये क्लियर है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाली जो डिस्टेंस है उसी को तो वेवलेंथ कहते हैं। याद आया वेवलेंथ?
पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर गया, वहां आया, फिर नीचे गया, यही तो हो रहा है। ठीक, ऐसे यहां से यहां दूसरी वेवलेंथ, और ऐसे यहां से यहां तीसरी वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एक होल नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आया कि जो भी हमारा एटम है उसकी जो भी ऑर्बिट है उसमें जो वेव्स चल रही है वो इन फेज में चल रही है, और वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है? एन लैम्डा। बोलो क्लियर? यहां तक क्लियर है? एन लैम्डा क्यों आया बताओ? लैम्डा क्या था? व्हाट इज लैम्डा? एक वेवलेंथ। व्हाट इज एन लैम्डा? कितनी वेव्स हैं? तो एक वेवलेंथ इतनी जितनी वेव है उसे मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल तो कहलाएगी। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल के लिए क्या होता है? 2 पाई आर। यहां तक क्लियर है? भैया लैम्डा के लिए ये बाबूजी बोल चुके हैं h अपॉन एम पी या h अपॉन पी। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आया? इसे शफल करके लिख रहे हैं। शफल कैसे कर रहे हैं? एमवी के साथ आर लिख रहे हैं, 2 पाई इधर लिख रहे हैं, तो एमवी के साथ आर लिखा, ये लिखा, तो ये तो आ गया वही वाली कहानी जो बोर कह दिया था। मतलब बोर की थ्योरी 100% फेल तो नहीं, आज भी हम वही वैल्यूज लेके चल रहे हैं जो बोर लेके चला, बट कंसेप्ट थोड़े थोड़े चेंज हो। ठीक है, वो अभी देखेंगे कैसे चेंज होगा। इसकी जो हेडिंग बनी, हेडिंग बना के लिख लो जल्दी से, बोर और इसमें क्या रिलेशन आया। ये हो गया बेटा डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या हो गया वो भी देख लीजिए। हटा दूं? बेटाए लिख लिए तुमने? नेक्स्ट बच्चों, अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भाई क्या कह रही है हाइजेनबर्ग? किसी को पता है? बोला बेटा हाइजेनबर्ग क्या कह गए? एक जरा, वेरी गुड, लोग जो समझ गए, आप बोलो। वेरी गुड, आप बोलो। हाइजेनबर्ग क्या कह के चले गए? बोले हम ना बोलेंगे, वो तो उन्होंने बोलना था, वो बोल दिया, हम क्या बोले। नेक्स्ट। देखिए इन लोगों ने बता तो दिया, ये वही बात हम बोल रहे हैं। अब क्या है भाई, जब डुअल नेचर है, डुअल का मतलब तो समझ में आ गया ना, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो इन्होंने कहा जितने भी सब एटॉमिक चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे बहुत छोटे चीजें, सब एटॉमिक, या तो उन्हें तुम पार्टिकल की तरह देख रहे होगे तो पार्टिकल वाले फॉर्मूले लगा रहे हो, या तुम वेव की तरह देख रहे हो तो वेव वाले, और दोनों चीजें एक साथ लगाओगे तो गलती तो होगी हो। तो इन्होंने ये कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि जितने भी सब एटॉमिक वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनमें अगर मोशन है, अगर वो चल रहे हैं, तो आप उनमें दो चीजें, एक उनकी पोजीशन और दूसरा उनका मोमेंटम। मोमेंटम वैसे होता है मास इनटू वेलोसिटी, फोकस वेलोसिटी पे ही था। ये दोनों चीजें 100% एग्जैक्ट सही नहीं बता सकते। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस इनका क्या कहना था, अगर कोई बहुत छोटी चीज है, सब एटॉमिक है, और वो किसी भी वेलोसिटी से चल रही है, तो आप उसके लिए वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी क्या पोजीशन है, चलते समय नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि चलते समय उसने वेव का भी रूप धारण कर लिया, और वेव एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह पे होती है, तो तुम पोजीशन नहीं बता पाओगे। सिमिलरली आप वेलोसिटी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये वेलोसिटी का कंसेप्ट दूसरा है, समझने की कोशिश करो क्या कंसेप्ट है हाइजेनबर्ग का। भैया ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा, ये रहा इलेक्ट्रॉन,
ठीक। तो हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन ये था कि तुम्हें दिखा कैसे, बताओ ये इलेक्ट्रॉन तुमने देखा कैसे, कैसे देखा? अरे भैया ये तभी देखा जब यहाँ इसके ऊपर लाइट डाली, तभी तो देखा। क्या लाइट डालने से पहले दिख गया था? नहीं, लाइट डालने के बाद। यानी ये लाइट का एक फोटोन इसके ऊपर आके टकराया होगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ दिख रहा है या आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ फोटोन पाथ दिख रहा है? कॉमन सेंस है भैया। इस समय जो दिख रहा है वो फोटोन के टकराने के बाद का पाथ दिख रहा है। तो इस समय दोनों चीजें इसमें है। कौन सी दोनों चीजें? इलेक्ट्रॉन का असली पाथ भी है और फोटोन की एनर्जी भी है। तो इलेक्ट्रॉन का असली पाथ अकेला थोड़ी है, ये फोटोन की एनर्जी भी तो है। इज इट क्लियर? एक्चुअली हमारे आपके लिए या जितनी भी डेली लाइफ है उनके लिए ये लाइट जो है, ये इसका फोटोन मीनिंगलेस। हमारे ऊपर अगर लाइट कहीं पड़ती है तो ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे हाथ करके खड़े हुए हैं, यहाँ से लाइट आई बहुत तेजी से, हमारा हाथ यूं हो गया। हमारे लिए तो ऐसा नहीं, ठीक है। बट इस नाराज हो गया, ये तो नाराज हो गया, कोई बात नहीं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोटोन सुनामी, समझ में आ रहा? यानी ये इलेक्ट्रॉन खुद बहुत हल्का है, भले ही फोटोन भी हल्के होते हैं बट वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत भारी। तो जब आप रिजल्टेंट देखते हैं तो असलियत में आप मेनली फोटोन की एनर्जी का इंपैक्ट देखते हैं। यहाँ कैमरा लगाया जाता है और जो आप देख रहे हैं वो ये। तो उसने कहा ये वेलोसिटी तुम्हें कैसे बता दो भाई, सही सही कैसे वेलोसिटी बता दो? क्यों नहीं बता दोगे? क्योंकि जो तुम देख रहे हो उसमें एनर्जी इसकी भी तो इन्वॉल्व है। तो अकेले पार्टिकल की, पॉइंट समझ में आया? डिस्टेंस क्यों नहीं बता सकते एक साथ? क्योंकि अगर वो चल रहा है तो वेव है तो एक से ज्यादा होगा। तो उसने कहा दोनों में कुछ ना कुछ गलती करोगे, इसमें भी और इसमें भी। ये क्या है? इनएक्यूरेसी इन पोजीशन। ये क्या है? इनएक्यूरेसी इन मोमेंटम। कम से कम इतनी गलती तो होगी, कम से कम h/4 गलती होगी, और नहीं तो इससे ज्यादा ही हो, मिनिमम इतनी गलती हो। अब क्वेश्चन आता है 100 साल 150 साल हो गए इस बात को, क्या अब कोई मशीन ऐसी बनी है जो इससे ज्यादा एक्यूरेट हो? तो आंसर है अभी भी कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो इससे कम गलती करा दे। क्यों? क्योंकि अभी भी कोई और तरीका ऐसा नहीं बना है कि बिना लाइट डाले आप किसी की फोटो लें। अभी भी देखने के लिए विजिबल रीजन का वही फंडा चला आ रहा है कि लाइट डालेंगे उसके फोटोन टकराएंगे तब। अब कोई बच्चा ये मत कह देना कि अब तो इंफ्रारेड कैमरे बन गए, इंफ्रारेड, अब उनकी एनर्जी इससे भी ज्यादा है। विजिबल लाइट से भी कम फ्रीक्वेंसी, कम वेवलेंथ की है वो, तो उसकी एनर्जी तो और ज्यादा है। उसका जो भी पार्टिकल होगा वो तो और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। समझ में आया? तो अभी तक कुछ देखने का ऐसा तरीका नहीं बना है जहां हम बिना कुछ किए इसे डायरेक्ट देखें। मतलब कोई लाइट ना डालें, कुछ भी ना करें, इसके ऊपर किसी का अटैक ना हो फिर भी ये दिख जाए, ऐसा तरीका नहीं। डन? फॉर्मूला लिख लिया? ये भी डेली लाइफ के लिए नहीं है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एक कमरे में चूहा जा रहा था, चूहा, हमने टॉर्च मारी, उसका पाथ बदल गया। तो भैया वो जो पाथ बदला है वो यहाँ से कोई लेना देना नहीं। चूहे ने अपना पाथ फोटोन की वजह से या इस लाइट के टकराने की वजह से नहीं बदला है, वो उसका नेचर या है टेंडेंसी इसलिए बदला। ऐसा थोड़ी है कि चूहा कहीं जा रहा है, तुमने लाइट मारी, चूहा उड़ के दूसरी तरफ जाके गिरा, नहीं है। तो वो चूहा ने जो अपना पाथ बदला था, इट इज ओनली ड्यू टू इट्स बिहेवियर, उसका बिहेवियर। ठीक है, बोलो भैया हाइजेनबर्ग भी क्लियर है? ये दोनों हेडिंग करके लाइए। यू आर वेलकम बच्चों। थैंक यू सर।